बीए सेकेंड ईयर में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अपना चल रहा है और उसी संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान में आज हम आपको न्यायपालिका के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको बताया गया है, अमेरिका संविधान के पहले जो 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 में व्यवस्थापिका शक्ति का वर्णन है, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है और अनुच्छेद 3 में है न्यायपालिका की शक्ति का वर्णन। आज हम उसी अनुच्छेद 3 के बारे में, धारा 3 के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अमेरिका में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है, अमेरिका में संघीय न्यायालय किस तरीका से है और न्यायपालिका को कौन से कार्य करने होते हैं, कैसे न्यायपालिका गठित होती है, क्या कार्यकाल है, नियुक्ति क्या है, कार्य अवधि क्या है, कार्य करने की विधि क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि अमेरिका में न्यायपालिका का जो ढांचा, स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है। तो अमेरिका जो देश है, आपको पता है, संघात्मक शासन वाला देश है। आज अपने देश में जो न्यायपालिका है और न्यायपालिका के अंदर जो एक न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है वो अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से अनुसरण है उसका, ये मान के चलो। तो आज हम अमेरिका की शासन व्यवस्था में त्रिस्तरीय न्यायपालिका के ढांचे को जानेंगे। ये भी जानेंगे कि न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है, कैसे उसका गठन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमेरिका जो एक देश है उसमें संघीय न्यायपालिका है। ठीक है, संघीय न्यायपालिका है। अब इस संघीय न्यायपालिका का जो गठन है 2 तरीका से है। 2 तरीका के न्यायालय है, एक तो व्यवस्थापक न्यायालय है अमेरिका में और एक है संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय इसके नाम से ही लग रहा है, ये वो न्यायालय है जिसका गठन व्यवस्थापिका करती है, यानी कांग्रेस करती है। क्योंकि अमेरिका में कांग्रेस का मतलब व्यवस्थापक है, व्यवस्थापिका हो गया। तो व्यवस्थापक न्यायालय होते हैं, ये कांग्रेस के द्वारा निर्मित होते हैं, गठित होते हैं। लेकिन ये न्यायालय संवैधानिक नहीं है और न ही इनका जो गठन है धारा 3 में किया गया है। ये न्यायालय तो कांग्रेस के द्वारा बनाए जाते हैं, कांग्रेस के द्वारा गठित किए जाते हैं और कांग्रेस इनका गठन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। समझ में आया बच्चों कि ये न्यायालय ऐसे न्यायालय हैं जो कांग्रेस के द्वारा बनाए जाते हैं, गठित किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं? कांग्रेस के द्वारा निर्मित किए गए कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए। कानून जो क्रियान्वित किए जाते हैं, न्यायपालिका अमेरिका की जो कांग्रेस है जो कानून बनाती है, उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए, जो व्यवस्था की करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं व्यवस्थापक न्यायालय। ठीक है ना। तो कांग्रेस अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए जो नियम बनाती है उसी को व्यवस्थापक न्यायालय कहते हैं। तो ये बात तो यहाँ स्पष्ट हो गई कि ऐसे न्यायालय हैं जिसका गठन संविधान में नहीं किया गया है, संवैधानिक न्यायालय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के न्यायालय हैं। ठीक है छात्रों, अब हम बात करते हैं संवैधानिक न्यायालय क्या है। संवैधानिक न्यायालय जैसे कि नाम से लग रहा है, ये वो न्यायालय है जिसका गठन संविधान में है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार है। और अमेरिका का जो संविधान 1789 में जो लागू हुआ था उसमें संघात्मक या संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और उसमें धारा जो 3 है, कौन सी धारा? 3। धारा 3 में इस संघीय न्यायालय का ही वर्णन, न्यायपालिका का वर्णन है, व्यवस्थापक न्यायालय का वर्णन नहीं है। ठीक है छात्र, व्यवस्थापक न्यायालय का वर्णन नहीं है। व्यवस्थापक न्यायालय तो कांग्रेस के न्यायालय हो गए। तो ये चीज आपने जान ली। अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, संवैधानिक न्यायालय है और संविधान में इनका वर्णन है। और संविधान की धारा 3 में ये लिखा हुआ है कि अमेरिका संघ की एक न्यायपालिका होगी और ये न्यायपालिका त्रिस्तरीय ढांचे की होगी। 3 स्तर होंगे इसके, 3 स्तर का न्यायालय होगा। पहले स्तर का न्यायालय जिसे हम नाम दिया है जिला न्यायालय, ये छोटे स्तर का न्यायालय है। अपने भारत में भी हम बात करें तो भारत में आपने देखा निम्न स्तरीय न्यायालय होते हैं, मुंसिफ कोर्ट होते हैं, उसके बाद सेशन कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है और अंत में होती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना।
ये चीजें है। अब ऐसे ही अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी इसका क्या है, त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय ढांचे में पहले स्तर पर जो न्यायालय है, क्यों मान लीजिए आप तो कि सबसे छोटा न्यायालय है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है, ठीक है ना। तो ये जिला न्यायालय है। 88 न्यायालय अमेरिका में इस जिला स्तर के बनाए गए हैं, 88 न्यायालय, ठीक है। अब इन जिला न्यायालय के निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं होता है। मान लीजिए आपने अपना मुकदमा जिला न्यायालय में पेश किया, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं, संघीय अपीलीय न्यायालय में। जो संघ का दूसरे स्तर का न्यायालय है, संघीय अपीलीय न्यायालय है, उसमें अपील की जा सकती है और जिला न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। तो ये अपीलीय न्यायालय हो गए। कैसे हो गए, अपीलीय न्यायालय हो गए, जिनमें आप अपील कर सकते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 11 है। कितने हैं विद्यार्थी, 11 है। तो इस तरीका से जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो मुकदमे को अपीलीय न्यायालय में ले जाया जा सकता है और वहां आप अपील कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। पहले स्तर का न्यायालय जिला न्यायालय, दूसरे स्तर का न्यायालय अपीलीय न्यायालय, और इनसे भी बड़ा न्यायालय होता है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। अपने भारत में भी ऐसे ही नाम है, सर्वोच्च न्यायालय अपने भारत में भी सुप्रीम कोर्ट है, जिसको उच्चतम न्यायालय कहा गया है। वही व्यवस्था अमेरिका में, यहाँ भी उसको सर्वोच्च न्यायालय नाम दिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय। अब इस सर्वोच्च न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, जिला न्यायालय, ये 3 स्तर का जो ढांचा है, इनकी व्यवस्था जो की गई थी अमेरिका में 1789 में ही कर दी गई थी। संविधान जब लागू हुआ उसी समय इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, प्रश्न ऐसे ही आएगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका गठन करते हुए इसकी शक्तियां लिखें, ठीक है। ऐसे आएगा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका गठन करते हुए इसकी शक्तियां लिखें। तो सर्वोच्च न्यायालय जान लिया कि ये शीर्ष न्यायालय है, सर्वोच्च स्तर का न्यायालय है, अंतिम न्यायालय है, इससे बड़ा फिर और कोई न्यायालय नहीं है। तो ये न्यायालय की बात हो गई। आप अब इसको जान लेते हैं कि इसका गठन पहले 1789 में हुआ और इसकी स्थापना पहले कहां की गई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। कौन सी जगह की गई थी, न्यूयॉर्क में की गई थी। लेकिन अब ये न्यूयॉर्क में नहीं है, अब कहाँ है, अब फिलाडेल्फिया नगर में है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में इसका कार्यालय है। और बात करें कि शुरू में जब ये कोर्ट बनी थी तो उस सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 5 अन्य न्यायाधीश थे। कितने थे, टोटल 6 थे, एक मुख्य और 5 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन आज की हम बात करें तो आज उसमें कुल न्यायाधीश कितने हैं, 9। कितने हैं, 9, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है और बाकी 8 अन्य न्यायाधीश है। कितने हैं, 9 है, एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी कितने हैं, 8 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इस तरीका से वहां ये न्यायपालिका का गठन है, संरचना है। अब हम जान लेते हैं कि ये न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं, कितना इनका कार्यकाल है, कार्य प्रणाली क्या है इनकी। तो इन सब चीजों पर अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। अमेरिका में जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति होता है वो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये बात समझ में आ गई, नियुक्ति करता है। लेकिन वो किसके कहने से करता है, सीनेट, जिसके बारे में आपने जाना कि अमेरिका की सीनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली सीनेट है, सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो सीनेट से परामर्श करके ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति हमें नियुक्त करना है, सीनेट की सहमति से ही ऐसा किया जाएगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं इनको कितना वेतन भत्ता मिलता है। इनके जो भी वेतन भत्ते हैं, इनके वेतन भत्ते की बात करें तो पर्याप्त मात्रा मिलता है ताकि न्यायाधीश निष्पक्ष रहें, स्वतंत्र रहें, ईमानदारी से काम करते रहें, इसलिए इनको पर्याप्त वेतन मिलता है।
और इनके वेतन का जो निर्धारण किया जाता है वो कांग्रेस करती है। कांग्रेस का मतलब संसद करती है। संसद इनके वेतन और भत्ते का निर्धारण करती है। और इनका वेतन जो मान के चलो $40,000 इनका वेतन है। तो $40,000 के आसपास इनको वेतन मिलता है। पर्याप्त वेतन इनको मिलता है। अमेरिका में डॉलर है, आपको पता है, वहां की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर। तो इनका पर्याप्त मात्रा में वेतन मिल रहा है। और एक बात और भी है वेतन के बारे में कि इनके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं हो सकती है। एक बार जब इनका वेतन तय हो जाता है तो इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कोई भी कमी कटौती नहीं हो सकती है, ये निश्चित है। ठीक है ना। तो वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, और सेवा जब निवृत्त हो जाते हैं यानी जीवन पर्यंत इनको क्या है, वेतन मिलता रहता है। एक चीज हम और जानेंगे, विशेष चीज अमेरिका संविधान में, कि अमेरिका में जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो उनका कार्यकाल बहुत लंबा है। यूं कहें कि उनका कार्यकाल जीवन पर्यंत है। वो स्वेच्छा से ही सेवानिवृत्त हो सकते हैं, अपनी मर्जी से ही सेवानिवृत्त हो सकते हैं। ये चीज हम जानेंगे कार्यकाल में। अब उनका कार्यकाल जान लेते हैं, पदावधि जान लेते हैं। पदावधि तो क्या है कि जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष कार्य कर चुका है या उसकी आयु 70 वर्ष हो गई है, कितने वर्ष हो गई है, 70 वर्ष हो गई है, तो वह व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है, अपनी मर्जी से सेवानिवृत्त हो सकता है। और क्या चीज है, और ये है कि यदि कोई न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कितने वर्ष, 15 वर्ष सेवा दे चुका है, 15 वर्ष कार्यकाल कर चुका है, या उसकी उम्र 65 साल हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। तो इस तरीका से क्या बात सामने आई है कि उनका कार्यकाल लंबा है, बहुत लंबे समय तक वो पद पर रह सकते हैं। और 70 साल के बाद भी यदि कोई मान के चले न्यायाधीश पद पर रहना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में 70 साल के बाद भी यदि कोई व्यक्ति पद पर रहना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेगा, सरकार उसको सेवानिवृत्त नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि 70 साल तक है उनका कार्यकाल, लेकिन 70 साल के बाद भी वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि वो स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ 70 साल के बाद उनको उस समय तक वेतन भत्ता मिलता रहेगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते हैं, या यूं कहे कि पद से त्याग पत्र नहीं दे देते। तो ये चीज थोड़ी जटिल तो नहीं है, लेकिन थोड़ी समझने की बात है कि वो 70 साल या 10 साल, उसने क्या 70 साल उम्र हो गई, 10 साल कार्य कर लिया, तो वो सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। या उनकी 65 साल उम्र हो गई या 15 साल उनको कार्य करते हो गए, तो वो सेवानिवृत्ति के हकदार हैं, ले सकते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं है, स्वैच्छिक है। सेवानिवृत्ति कैसी है, स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से है। वो सेवानिवृत्ति ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इस पर कोई भी सरकार का दबाव नहीं होता है। तो इस तरीका से क्या बात सामने आ रही है कि न्यायाधीश 70 साल के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं। तो ये चीज हाँ आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि महाभियोग के बारे में बात करते हैं। महाभियोग, अभियोग मुकदमा, भारत में भी यही व्यवस्था है। भारत में भी न्यायाधीश को पद से हटाना है तो महाभियोग की विधि से हटाएंगे। अमेरिका में भी यही व्यवस्था है कि जो महाभियोग के माध्यम से इनको हटाया जाएगा। सिद्ध कदाचार, अक्षमता या किसी करप्शन में लिप्त होने पर, भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर, संविधान के विपरीत कार्य करने पर, तो सिद्ध दोष होने पर, दोष करार होने पर ही इनको पद से हटाएंगे और महाभियोग के माध्यम से हटाएंगे। महाभियोग की प्रक्रिया है वो प्रतिनिधि सभा में शुरू होती है, प्रतिनिधि सभा, और यहां से पारित हो जाएगा प्रस्ताव तो जाएगा सीनेट में, और दोनों से फिर ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने बहुमत से, 2/3। जब प्रतिनिधि सभा किसी न्यायाधीश को महाभियोग लगा करके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, और वह प्रस्ताव, सुन रहे हैं ना, वह प्रस्ताव फिर सीनेट में 2/3 बहुमत से फिर पास हो जाता है। तो फिर राष्ट्रपति वो क्या है कि न्यायाधीश को त्याग पत्र देना पड़ता है।
तो महाभियोग की विधि से न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं। प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव लाया जाता है, प्रतिनिधि सभा उसको द्वितीय बहुमत से पारित कर देती है और उसके बाद फिर वो प्रस्ताव कहाँ जाता है, सीनेट। किसमें जाता है, सीनेट। और सीनेट भी फिर उसको द्वितीय बहुमत से पारित कर देती है, तो उस न्यायाधीश को त्याग पत्र देना पड़ता है, अर्थात वो पद मुक्त हो जाता है, पदच्युत हो जाता है। ये व्यवस्था है। ये हो गई उनकी महाभियोग की विधि। अब हम बात करते हैं कार्य विधि, कार्य करने की जो प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर ऑफ वर्किंग क्या है, कार्य विधि। तो कार्य विधि की बात करें तो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिवेशन है वो प्रति वर्ष अक्टूबर के महीने में पहले सोमवार से शुरू होता है। कौन से महीने में, अक्टूबर के महीने में। कब से, सोमवार से शुरू हो जाता है, पहले सोमवार से, और ये चलता रहता है अगले वर्ष जून के महीने तक। कब तक, जून के महीने तक चलता रहता है। तो ये इस अवधि में न्यायाधीशों को कार्य करना होता है, निर्णय लेने होते हैं, मुकदमों की सुनवाई करनी होती है, अपराधियों को दंड देना होता है, और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके विरुद्ध अपील सुननी होती है। तो इस तरीका से जो शीर्ष स्तर का न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय, और बाकी इसके अधीन है। तो ये अधीनस्थ न्यायालय हो गए, अपना जिला न्यायालय हो गया, अपीलीय न्यायालय हो गया, ये सब अधीनस्थ न्यायालय हैं। और सर्वोच्च न्यायालय एक बड़ा न्यायालय है, अंतिम न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय इसको कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कार्य करते हैं और जब इसके अधिवेशन होते हैं तो इसमें कम से कम कितने प्रतिनिधि उपस्थित होने चाहिए कि कितने प्रतिनिधि उपस्थित होने चाहिए कि न्यायपालिका अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। तो यहाँ हम बात करें कि इसमें कम से कम गणपूर्ति कितनी रखी गई है, 6। कितनी रखी गई छात्रों, 6 रखी गई है कि कम से कम 6 न्यायाधीश होंगे तभी इसकी बैठक का आयोजन होगा, कार्य प्रक्रिया, कार्य प्रणाली शुरू होगी। तो ये यहाँ हमने आज गठन को जाना, नियुक्ति को जाना, वेतन भत्ते, कार्यकाल को जाना, और कार्य विधि को जाना, और इसकी संरचना को जाना कि अमेरिका में न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा है। तो जाना कि अमेरिका में जो न्याय व्यवस्था है जो शासन के तीसरे रूप में है, तीसरा एक मानव सरकार का तीसरा अंग है एक तरीका से न्यायपालिका। और इसमें 2 तरह के न्यायालय हो गए, एक तो व्यवस्थापक न्यायालय और एक संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय तो वो है जिसका गठन कांग्रेस कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए करती है। दूसरा हो गया संवैधानिक न्यायालय, ये वो न्यायालय है जिसका गठन संविधान की धारा 3 के अनुसार होता है। और ये 3 है, 3 तरह के हैं, त्रिस्तरीय है। पहले स्तर पर जिला न्यायालय, दूसरे स्तर पर अपीली न्यायालय, और तीसरे और अंतिम स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, शीर्ष न्यायालय। 1789 में इसका गठन हो गया। पहले इसमें न्यायाधीश कुल 6 थे, अब वर्तमान में इसमें न्यायाधीश कुल 9 हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी 8 अन्य न्यायाधीश हैं। इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसके से कहने से करता है, सीनेट के परामर्श से इनकी नियुक्ति होती है। योग्यता इसके लिए कोई भी नहीं है, जो नाम सीनेट सुझा देती है और जो नियुक्ति का पात्र है, एक तरीका से न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, पात्र है, न्यायिक कानूनों को ज्ञान है उसे, ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। इनको पर्याप्त वेतन भत्ते दिए जाते हैं। कार्यकाल इनका 70 वर्ष है, लेकिन आजीवन है और स्वैच्छिक रूप से त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ की गई है। तो आज हमने इसके गठन को जाना, कल हम इसके बारे में जानेंगे दूसरी वीडियो में कि सर्वोच्च न्यायालय कौन से काम करती है। और सर्वोच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति है जुडिशियल पावर, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है सर।